नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपका स्वागत करता हूं ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। नीति निदेशक तत्व बहुत ही प्यारा टॉपिक है। करने के बाद पहली बात तो यहाँ मैं ऑफलाइन क्लास में जब भी पढ़ाता हूँ और जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा है, तो ये एक चीज़ उनको ज़रूर याद आएगी। मैं नीति निदेशक बोलता हूँ, हमेशा नीति निदेशक लिखता हूँ बोर्ड पे। और आप लोग अभी यहाँ तो मैं कॉपी चेक कर नहीं सकता आप लोगों की, लेकिन जब आप लोग लिखते थे, जो पहले क्लास ले चुके हैं उनको ज़रूर याद होगा कि आप निर्देशक लिखते हैं। साथियों, निर्देशक है ना कि निर्देशक। आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब चलिए बात शुरू करते हैं। नीति निदेशक तत्व क्या हैं, किसको दिए गए हैं। बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। और देखिए, पहला जो अपना चैप्टर पूरा हुआ था मूल अधिकार का, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व लेंगे, उसके बाद अपन मूल कर्तव्य लेंगे। तीनों चैप्टर एक साथ जुड़े हुए। मैं आपको एक संविधान संशोधन पहले ही याद दिला देता हूं। एक संविधान संशोधन हुआ 86वां 2002 में, आपको याद हो तो। ये मूल अधिकारों में हमने लिखा था अनुच्छेद 21A में। साथियों, आपको बता दूं 86वां संविधान संशोधन मूल अधिकारों के साथ भी हुआ था, सेम टाइम सेम जगह नीति निर्देशक तत्वों के साथ भी हुआ था, और सेम टाइम सेम जगह मूल कर्तव्यों के साथ भी हुआ था। आप याद रखें, नीति निर्देशक तत्व में भी है, मूल अधिकारों में भी है और मूल कर्तव्यों में है। तो तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एक ही संविधान संशोधन तीनों में एक साथ किया गया। क्योंकि साथियों, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसीलिए भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 क में बाद में अपन अगला टॉपिक जब लेंगे तो बात करेंगे मूल कर्तव्य जोड़े गए। सुनते हैं कहानी नीति निर्देशक तत्व। एक सामान्य सी जो चीजें होती हैं, सामान्य से जो सवाल होते हैं, वो क्या क्या सवाल इस चैप्टर से बन सकते हैं, फिर इनकी आगे बात करते हैं। जैसे मान लो सीधा सीधा सवाल पूछे कि संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, किस भाग में। उसके बाद बात करें कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है। फिर बात करें कि इनकी प्रेरणा कहां से ली गई, इनका स्रोत क्या है। उसके बाद हम बात करें क्या कोई समिति ने सिफारिश वगैरह है, समिति इनसे जुड़ी हुई थी। उसके बाद बात करें इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इनकी प्रकृति कैसी है, और इनका उद्देश्य क्या है। ये सारे सवाल हमें ध्यान रखने हैं। मतलब कितने सवाल हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि ये 7 सवाल तो अपने पास होने ही होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लो सवाल पूछे, सीधा सीधा सवाल है, मैं प्रश्न आपसे करूं, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में रखे गए, तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 4। मैं बता ही चुका हूं पहले। अनुच्छेद की बात करें तो देखना, भाग 3 जो था वो 12 से 35 तक था, तो सीधी सी बात है भाग 4 36 से ही आएगा। तो देखना अनुच्छेद कहां से कहां तक हो गए, 36 से 51 तक हो गए। उसके बाद बात करें प्रेरणा, तो इनकी प्रेरणा कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब यहां एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि आयरलैंड ने प्रेरणा कहां से ली है, आयरलैंड ने कहां से लिए, तो आप बता देना स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड ने लिए हैं। और हमने किस देश के संविधान से, मतलब हमारे जो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो किससे मिलती है, आयरलैंड के संविधान से। जो नीति निर्देशक तत्व उनसे मिलती है, ना कि हमारे नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से मिलते हैं, स्पेन के संविधान से। याद रह जाएगी बात। चलिए अगला सवाल देखते हैं, समिति। तो एक समिति का नाम था तेग बहादुर, तेज नहीं है, तेग बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया। प्रवृत्ति कैसी है इनकी, तो वो है हमेशा सकारात्मक। क्यों है भाई सकारात्मक, मूल अधिकारों में भी चर्चा होती, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं, अर्थात इन पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 37 के तहत इनमें कहा गया। देखिए अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार वाद योग्य थे, पढ़ा था हमने, और अनुच्छेद 37 के तहत मूल नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। तो यहां पे एक बहुत अच्छा सवाल बनाया। जैसे मान लो आपको 2 अनुच्छेद देगा, एक अनुच्छेद 13, एक अनुच्छेद 37, एक अनुच्छेद 13,
1 अनुच्छेद 36, 1 अनुच्छेद 12, 1 अनुच्छेद 36, 1 अनुच्छेद जैसे मान लो दे दिया 21 और 1 अनुच्छेद दे दिया 39। ये 4 साथियों आपको दे दिया ऑप्शन। सवाल पूछेगा कि निम्न में से अनुच्छेदों का वो युग्म बताइए। दोबारा बोल रहा हूं, निम्न में से अनुच्छेदों का वो युग्म बताइए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो दो दो के जोड़े दे रखे हैं 4 ऑप्शन में। या निम्न में से कौन सा एक जोड़ा ऐसा है जो एक दूसरे का परस्पर विरोधी है। तो देखो भाई, 13 में है कि मूल अधिकारवाद योग्य है और 37 में कि नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है। हो गया ना, मतलब क्योंकि यही तो तय करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। ये कहता वाद विवाद करो, ये कहता वाद विवाद मत करो। हो गया ना, हाँ या ना, विरोधी हो गया। यहां देखो 13 हो गया, 36 में 13 में इनकी बात है मूल अधिकारवाद योग्य, 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, 12 में मूल अधिकारों की परिभाषा है और यहां 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। तो दूसरा सवाल यह भी बना सकता है कि कौन से दो एक जैसी बातें करेंगे, और यहां 21 प्राण और देह स्वतंत्रता और 39 में नीति निर्देशक तत्वों की बातें। तो कोई भी सवाल बना सकता है। साथियों, आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, देखिए तैयारी सारे बच्चे करते हैं, लेकिन तैयारी करने का जो तरीका होता है ना, आप कितनी देर पढ़ते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप कैसे और क्या पढ़ते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो आपको मंजिल का पता ही नहीं है और आप चले जा रहे हो तो कभी भी किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपको रास्ते का पता नहीं है, मंजिल का पता है। अगर मंजिल आपको दिखाई दे रही है, टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, तो रास्ता कहीं न कहीं से निकल ही आएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। जैसे आजकल मोस्टली हम कहीं भी जाते हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। आप गलत टर्न भी ले लेते हो तो गूगल मैप आपको पुनः कहीं ना कहीं, लेकिन वो तब तक बता पाएगा जब आपने डेस्टिनेशन चुन रखा है। गूगल मैप आप लगाओगे, सबसे पहले पूछता कि आप जहां खड़े हो वहां से कहां जाओगे। ये जब तक नहीं बताओगे तो वो आपको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन जैसे ही आपने उसे बताया कि मैं यहां से वहां जाना चाह रहा हूं, तब वो आपको रास्ता बताएगा। आप उसके बाद कितनी भी बार रास्ता छोड़ने की कोशिश क्यों ना करें, कहीं ना कहीं वो दूसरी तीसरी चौथी तेरी गलियां गलियों से घुमाते हुए आपको उस मंजिल तक ले जाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस गाड़ी में बैठ के सफर कर रहे हैं, आपके पास नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी है। महत्वपूर्ण ये था कि आपको जाना कहां था और कहां से जाना था, दूरी कितनी है, आपका टाइमिंग कितना है, ये गूगल मैप बताता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपकी तैयारी है। आपको कहां तक जाना है और किस वे में जाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। आप ही को करना है और आप ही को करना भी पड़ेगा। चलिए, तो आजकल के जो पेपर हैं उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे सवालों के बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। सामान्य सवाल नहीं थे, आप पढ़ें तो उसके बाद, जैसे आप कहीं भी पढ़ें, कोई भी क्लास लें, थोड़े दिन बाद ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू हो जाएगा। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सर ऑफलाइन कब होगा? हो जाएगा, जब भी होगा हो जाएगा। आपको क्या जल्दबाजी है? जैसे भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे भी पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे हैं तो टच में जरूर रहिए, पढ़ते रहिए धीरे धीरे। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सही है। आप एक दिन 10, देखिए छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी बात में बहुत बड़ा लॉजिक दे रहा हूं। अगर आप प्रतिदिन 10-20 मिनट भी योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो 10 दिन 5 दिन तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप डेली 10, 15, 20 मिनट भी कुछ ऐसा करते हैं तो 1 साल बाद आपको इसका असर दिखाई देगा। लेकिन आप एक दिन पूरे दिन जिम कर लीजिए, पूरे दिन योगा कर लीजिए, अगले दिन या तो आप उठोगे नहीं या बीमार हो जाओगे। असर तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फायदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता एक ही दिन में। लेकिन अगर 5-5, 10-10, 15 मिनट रेगुलर करते गए तो 1 साल बाद आप इसको फायदा मिलेगा। यही प्लान जो है वो पढ़ने का होता है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए, 10 दिन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर 1-1 घंटे लगातार 10 दिन पढ़ते हैं तो 10 दिन बाद आपके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा, बहुत कुछ याद हो जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ने की कोशिश आप करें। चलो, तो ये वाद योग्य नहीं अनुच्छेद 37 के तहत। उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य बनाया गया। अब कैसे होगा लोक कल्याणकारी राज्य, क्यों ये वाद योग्य नहीं है? चलिए भाई, इनकी परिभाषा की बात करते हैं। देखो, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा क्या है? हालांकि इनके बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ बातें भी कही हैं,
अपन बात करते हैं परिभाषा क्या है इनकी। लास्ट में टॉपिक पूरा होने के बाद जैसे मूल अधिकारों में स्पेशल फैक्ट मैंने बताए थे, ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी स्पेशल फैक्ट बताऊंगा कि क्या क्या बातें किस किस ने, कई सारी चर्चा करेंगे। नसरुद्दीन ने क्या कहा है, अंबेडकर ने इनके बारे में क्या कहा है, राजेंद्र प्रसाद ने इनके बारे में क्या कहा है, बहुत सारी बातें करेंगे। किस किस व्यक्ति ने क्या क्या, केटी शाह ने इनके बारे में क्या कहा है, बहुत कुछ फेमस कथन भी हैं, चर्चा करेंगे। अब नहीं करेंगे, पूरा समझने के बाद समझ में आएगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उगता हुआ सूरज कहा, ब्लैंक चेक कहा, या सामाजिक संस्थाएं कहा, जो कुछ भी कहा अपन बातें करेंगे। परिभाषा देखो क्या है, कह रहा है कि नागरिकों के प्रति, नागरिकों के प्रति राज्य का दायित्व है। नागरिकों के प्रति राज्य का दायित्व ही राज्य का दायित्व ही मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है। नागरिकों के प्रति राज्य के जो दायित्व हैं वही क्या कहलाते हैं, नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। अर्थात हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, मेरे विकास के लिए मुझे मूल अधिकार दिए गए हैं, लेकिन मेरा विकास कैसे होगा इसके लिए राज्य को क्या बनाया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या सौंपा गया है, दायित्व सौंपा गया है, कर्तव्य सौंपा गया है। और साथियों आपको बता दूं, उत्तरदायित्व कह दें, कर्तव्य कह दें, फर्ज कह दें, दायित्व कह दें, ये कभी भी वाद योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये निभाया जाता है। अब निभाने की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति किस तरीके से अपने दायित्व को निभा रहा है, किस तरीके से अपने फर्ज को निभा रहा है, ये उस व्यक्ति की उस समय की स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो आप, आगे हम चर्चा करेंगे कि राज्य ने हमें क्या क्या अधिकार दिए, राज्य ने हमारे लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करी, लेकिन अगर ये वाद योग्य होते तो फिर उसी दिन, जिस दिन लागू होते उसी दिन हमें चाहिए था। जैसे मूल अधिकार लागू होने के साथ ही हमें मिल गए, क्योंकि वाद योग्य थे, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अगर ये वाद योग्य थे तो हम राज्य पे वाद दर्ज कर देते, जो कि एक असंभव सी चीज है। एक दिन में सारी चीजें नहीं हो सकती। इसलिए नागरिकों के प्रति जो राज्य के दायित्व हैं वही क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, और इसीलिए इनको वाद योग्य नहीं बनाया गया। अब क्या क्या बातें हैं, क्या क्या करते हैं, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, देखो अनुच्छेदों पर एक नजर हम डालें तो देखो अनुच्छेद 36, सारे अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 36 क्या कह रहा है कि इनकी परिभाषा, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। परिभाषा कि क्या है बता चुका हूं। अनुच्छेद 37 क्या कह रहा है कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है भाई। अनुच्छेद 37 कह रहा है कि वाद योग्य नहीं, अर्थात इन पर आप वाद विवाद नहीं कर सकते। चलिए अनुच्छेद 38 देखो क्या कह रहा है, यहां से शुरू होता है। कह रहा है कि राज्य का दायित्व, मैं बता रहा हूं आपको, राज्य के दायित्व ही नागरिकों के प्रति जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। कि राज्य का दायित्व है, क्या दायित्व है, ध्यान से सुनना। राज्य का दायित्व है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। क्या है राज्य का दायित्व है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अब देखो साथियों, पुनः आपको थोड़ा सा हल्का सा दोहराने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, यहां हमने लिखा था कि इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। अब लोक कल्याणकारी राज्य हम किसे कहेंगे, अगर किसी राज्य में क्या हो जाए, सामाजिक रूप से न्याय, मतलब समाज में जैसे भेदभाव समाप्त हो जाए, बराबर की बातें हो जाए, सामाजिक रूप से बराबर हो जाए, आर्थिक रूप से बराबर हो जाए और राजनीतिक रूप से बराबर हो जाए। अगर ये चीजें हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अगर कोई समाज एक जैसा है तो इसे हम क्या कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अब बात सुनेंगे आप लोग, अगर सामाजिक समानता की हम बात करें तो सामाजिक समानता जैसे ऊंच नीच का भेदभाव का, ये सारी चीजें समाप्त कर दे, समाज में सारे बराबर हो जाएं,
आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे गरीबी, अमीरी या पैसा, जैसे संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया, राज्य ने एक सबको लिए बराबर रखा। राजनीतिक रूप से बात करें तो राजनीतिक पावर जैसे सबके पास आता है, जैसे आगे हम चर्चा करेंगे कि क्यों राजनीतिक पावर सबके लिए बराबर दिया गया है, कैसे किया गया, ये सारी चीजें। तो इस राज्य ऐसा अगर कोई समाज बना दिया जाए तो उसे हम निश्चित रूप से क्या कहेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। अब देखो कैसे कैसे बनेगा, इसके लिए हम चर्चा करते हैं, क्यों बन पाएगा और कैसे बन पाएगा, तो सुनेंगे बात को। देखो भाई क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 कह रहा है कि अब एक चीज आप यहां ध्यान रखेंगे, समझना क्या है, राज्य ऐसा समाज बनाएगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो। आप इसकी पूरी कंडीशन समझने की कोशिश करना। पहला तो उद्देश्य क्या है इनका,